गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 के हिस्ट्री के स्पेशली आवर पास 3 जो बुक्स है ना, उस बुक्स के जो सेकेंड चैप्टर है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टैब्लिश पावर इन इंडिया, इस चैप्टर को लेकर। और ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के ऊपर इससे पहले मैंने 2 वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो स्पेशली इस चैप्टर के ऊपर थर्ड वीडियो है। जो पिछले जो 2 वीडियो मैंने बनाया था उस वीडियो में इस चैप्टर को लेकर, जैसे मैंने यहाँ पर बोला है कि फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे यहाँ पर आए थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे यहाँ पर आए थे और यहाँ पर आकर उन्होंने कैसे अपना ट्रेडिंग पर्पस में आकर उन्होंने कैसे यहाँ पर अपना टेरिटरी स्थापन की थी। तो ये चीज़ को लेकर मैंने डिटेल्स में डिस्कस किया है। जो पहला जो वीडियो थे उसमें उनका पर्पस क्या था और दूसरे जो वीडियो में थे उसमें स्पेशली 1765 के बाद से स्टार्ट करके 1857 जो रिवोल्ट हुआ था, 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था, उस रिवोल्ट से पहले तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे यहाँ पर अपना जो टेरिटरी यहाँ पर स्थापन की थी, तो उस चीज़ को लेकर डिटेल्स में डिस्कस किया है। और इससे पहले जो सेकंड वीडियो बना था ना, उस सेकंड वीडियो में वहां पर मैंने कुछ अलग अलग पॉलिसी के बात किया था। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर अपना टेरिटरी बनाने के लिए वो उस पॉलिसी को उन्होंने अपनाए थे, जो एक तरीके से देखा जाए कूटनीतिक चीज थे। ठीक है, जैसे सब्सिडियरी अलायंस, जैसे क्लेम टू द पैरामाउंट सी या डॉक्ट्रिन ऑफ लैक्स, ये सब उनका एक एक करके कूटनीतिक चाल था। और इसके वजह से देखा जाए उनका इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एम्पायर वो बढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा उनका आसानी हो गया था। तो इस जो वीडियो होगा, ये जो थर्ड वीडियो होगा ना, इस यहाँ पर हम लोग स्पेशली ये चीज को लेकर डिस्कस नहीं करेंगे कि यहाँ पर उनका टेरिटरी कैसे आगे बढ़े थे। यहाँ पर स्पेशली डिस्कस किया जाएगा कि वो उनका टेरिटरी के जो जो जरूरत था, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, ये सब चीज सिस्टम को उन्होंने कैसे बनाए थे। ऑब्वियसली किसी टेरिटरी बनाना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ टेरिटरी बनाना कर मतलब तुम किसी जगह को जीत लिया, जीत कर तुमने वो अपना टेरिटरी बना लिया, बस कम खत्म, ये सब नहीं होता। उसके साथ साथ वहां पर भी एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है कि उस टेरिटरी को आगे कैसे मेंटेन करना है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस चीज के बारे में भी धीरे धीरे सोचना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उनका मेन मकसद था कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना। अब मुनाफा तभी कमाया जा सकता है जब यहाँ पर शांति हो, और शांति कैसे मेंटेन किया जा सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाना भी उनके पास एक बड़ा चैलेंज था। तो अभी उनके सामने भी बहुत सारे प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ा था, क्योंकि उनका मेन जो प्रॉब्लम था, पुराने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में वो जानते नहीं थे, और नया एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाना भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये बहुत ही खर्चा इससे वो उनका होता था, हो सकता था। तो इसलिए उनके पास भी बहुत सारे दुविधाएं थे। अब देखते हैं वो कैसे वो आगे बढ़े। ठीक है, यहाँ पर जो पहले जो बताया गया, सेटिंग अप ए न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एक नया एडमिनिस्ट्रेशन का उन्होंने सेटिंग किया। कैसे? वॉरेन हेस्टिंग्स, जो गवर्नर जनरल फ्रॉम 1773 to 1785 was one of the many important figures who played a significant role in the expansion of company power. तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो पहले गवर्नर जनरल थे, मतलब सबसे पहला गवर्नर जनरल जो 1773 से 1785 तक था, उन्होंने कंपनी का पावर यहाँ पर मतलब एक्सपेंशन करने के लिए, जैसे उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था, तो उन्होंने इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, बाय हिज टाइम द कंपनी हैड एक्वायर्ड पावर नॉट ओनली बंगाल। तो इस टाइम में केवल बंगाल का ही पावर उनके पास नहीं था, बट ऑल्सो इन बॉम्बे एंड मद्रास, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी का भी पावर उनके पास था। ब्रिटिश टेरिटरीज वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसी। इस टाइम में ब्रिटिश जो टेरिटरीज थे इंडिया में, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम थे वो तीनों पार्ट में डिवाइड थे। तो अलग अलग पार्ट को हम लोग प्रेसिडेंसी कहते हैं। तो इस स्लाइड में स्पेशली हम लोग जो स्लाइड के अंदर जो चीज बोला गया वो तो मैंने बता दिया। अब स्लाइड के अंदर में नहीं है, तो इस चीज को मैंने थोड़ा सा बताता हूं। ठीक है, जैसे वॉरेन हेस्टिंग्स जब इंडिया में आए थे तो वो बंगाल का पहले गवर्नर एज ए गवर्नर आए थे 1769 से 1772। ये जो टाइम पीरियड है ना, एज ए 1770 से स्टार्ट करके 1772, इस टाइम पीरियड में एज ए बंगाल के गवर्नर थे। ठीक है, तो उस टाइम में देखा जाए बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, ये तीनों अलग अलग प्रेसिडेंसी थे। तीनों अलग अलग प्रेसिडेंसी में तीनों अलग अलग गवर्नर थे, और वो गवर्नर अपने अपने एरिया को शासन करते थे। ठीक है, इसी तरह से देखा जाए बंगाल का गवर्नर उस टाइम में कौन था, बंगाल का गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग्स, जो 1770 से 1772 तक थे। 1773 में आकर उस टाइम में चेंज हुआ।
बंगाल को गवर्नर को पोस्ट को चेंज करके वो बनाया गया बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है, यानी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्यों बनाया गया? बनाया गया इसी मोटिव पे बेस करके, क्योंकि उस टाइम में बॉम्बे प्रेसिडेंसी भी थे, बंगाल प्रेसिडेंसी थे और मद्रास प्रेसिडेंसी थे। तीनों प्रेसिडेंसी के तीनों गवर्नर थे। तीनों गवर्नर के अंदर कौन ज्यादा पावरफुल, कौन किसका आदेश मानेगा, ये सब चीज को लेकर डिबेट हो रहा था। अब ये जितना डिबेट हो रहा था, इसमें कौन सुप्रीम ऑर्डर कौन देगा, ये सब चीज को लेकर डिबेट हो रहा था। तो इसमें अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो चीज डिसाइड किया कि बंगाल के गवर्नर भी सबसे बड़ा होगा, ठीक है, और बाकी दो उनके अंदर होगा। अब ये कैसे डिसाइड होगा? तो इसलिए बंगाल के गवर्नर को चेंज करके बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, यानी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब ये जो ऑर्डर देगा बाकी गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी को इनको मानना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से डिसाइड किया गया। तो 1773 में ये चेंज आए और 1773 से 1785 तक बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। देयर वर 3 प्रेसिडेंसीज, तो यहां पर 3 प्रेसिडेंसीज थे, पहला बंगाल, दूसरा मद्रास, तीसरा बॉम्बे। ईच वाज रूल्ड बाय ए गवर्नर, हर एक में एक एक गवर्नर थे। द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज द गवर्नर जनरल, तो इन तीनों का बीच में हेड कौन हो गया? गवर्नर जनरल हो गया। वारेन हेस्टिंग्स, द फर्स्ट गवर्नर जनरल, इंट्रोड्यूस सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स नोटेबली इन द स्फीयर ऑफ जस्टिस। तो वारेन हेस्टिंग्स वो क्या थे? वो पहला गवर्नर जनरल थे जिन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किया, मतलब प्रशासनिक क्षेत्र में बहुत सारे संस्कार किया। और उन्होंने क्या किया? जो स्पेयर ऑफ जस्टिस, मतलब न्याय के क्षेत्र, तो न्याय के क्षेत्र में भी उन्होंने वहां पर संस्कार करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। ऑब्वियसली अलग अलग क्षेत्र में उन्होंने संस्कार करना है तो न्याय के क्षेत्र में ही होगा, क्योंकि जस्टिस वन टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ठीक है, उसके अंदर आ जाता है। तो ये स्थिति में भी उन्होंने संस्कार करना स्टार्ट कर दिया था। अब देखते हैं उसके बारे में। न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस, अब नया एक जस्टिस का सिस्टम लेकर आया गया। फ्रॉम 1772 ए न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वाज एस्टैब्लिश्ड, 1772 से एक नया सिस्टम लेकर आया गया जस्टिस का, मतलब न्याय का। इस डिस्ट्रिक्ट वाज टू हैव 2 कोर्ट्स, जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट होगा सभी डिस्ट्रिक्ट का 2 कोर्ट होगा, 2 तरीके का कोर्ट होगा, एक क्रिमिनल कोर्ट होगा, दूसरा सिविल कोर्ट होगा। क्रिमिनल कोर्ट को जैसे हम फारसी लैंग्वेज में हम उसे कैसे कह सकते हैं? फौजदारी अदालत, और जो सिविल कोर्ट होगा उसे हम लोग कह सकते हैं दीवानी अदालत। तो ये 2 कोर्ट सिस्टम होगा। अब क्रिमिनल कोर्ट जो बनेगा ना, फौजदारी अदालत, इसमें क्या होगा? इसमें ना, सॉरी, सिविल कोर्ट जो बनेगा मतलब दीवानी अदालत, इसमें मौलवी और हिंदू पंडित का वहां पर अपना काम रहेगा। तो पहले थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट है क्या। जो एक डिस्ट्रिक्ट में 2 टाइप का कोर्ट है, एक क्रिमिनल कोर्ट, दूसरा सिविल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट को कहा जा रहा है फौजदारी अदालत, सिविल कोर्ट को कहा जा रहा है जो दीवानी अदालत। क्रिमिनल कोर्ट जो फौजदारी अदालत है, यहाँ पर स्पेशली इंसान से रिलेटेड अगर कोई भी क्रिमिनल केस आ जाए तो उस केस को यहाँ पर देखा जाएगा, जैसे खून करना, जैसे चोरी करना, जैसे देखा जाए किसी का हाथ पैर काट देना, जख्म कर देना, ये सब चीज क्रिमिनल केस के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब या घर के घरेलू हिंसा जो सब होता है, ये सब क्रिमिनल केस के अंदर आ जाते हैं। सिविल कोर्ट यानी दीवानी अदालत, यहाँ पर स्पेशली जमीन से रिलेटेड या टैक्स से रिलेटेड या पैसे से रिलेटेड कोई भी चीज ये सिविल कोर्ट के अंदर आ जाता है। मतलब दोनों अलग अलग जगह में, अलग अलग कोर्ट में अलग अलग चीज को यहाँ पर देखा जाएगा। अब बात है कि ब्रिटिश लोग यहाँ पर आए थे, वो यहाँ का लोकल लॉ नहीं जानते थे, उनका अपना जो लॉ था, ये नया लॉ बनाना भी यहाँ का लोग समझ में नहीं पाएंगे, तो लैंग्वेज एक प्रॉब्लम इशू है। तो उन्होंने अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या तरीका अपनाया? उन्होंने अपनाया कि यहाँ का लोकल अथॉरिटी का हेल्प लिया जाए, यानी लोकल जो लोग जो इस लॉ के बारे में जानते हैं, लोकल लॉ के बारे में, उसका हेल्प लिया जाए। तो उन्होंने क्या किया? मौलवी, हिंदू पंडित, ऐसे बहुत सारे लोगों का हेल्प लिया। मौलवी हिंदू पंडित क्या कहते थे? इंटरप्रेटेड इंडियन लॉज फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हु प्रिसाइडेड ओवर सिविल कोर्ट्स। तो उस टाइम में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ये होता था, ये इसमें यूरोपियन लोगों को ही बिठाया जाता था, ठीक है, क्योंकि वो यूरोप में ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर शासन करे, और ईस्ट इंडिया कंपनी आए थे इंग्लैंड से, इंग्लैंड यूरोप में होता है, तो इसलिए यूरोपियन लोग ही यहाँ पर बैठते थे। अब ये क्या करते थे? ये सिविल कोर्ट के जो परिचालना करते थे, और सिविल कोर्ट को किसके मदद से करते थे? ये करते थे मौलवी और हिंदू पंडित के मदद से, ठीक है। सिविल कोर्ट्स को इसके मदद से यहाँ पर परिचालना करते थे, मतलब दीवानी अदालत को चलाते थे इन दोनों के मदद से। अब बात है कि मौलवी मुस्लिम लोगों के लिए और हिंदू पंडित होता है हिंदू लोगों के लिए, ठीक है।
तो ये दोनों के वजह से उनके धर्मशास्त्र में जो जो लॉ लिखा है उसके अकॉर्डिंग ये चलाते थे, ये पहले के तरीके से। द क्रिमिनल कोर्ट्स वर स्टिल अंडर ए काजी एंड ए मुफ्ती बट अंडर द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर्स। क्रिमिनल केस भी कौन कौन चलाते थे? क्रिमिनल केस की चलाया जाता था दोनों के मदद से, जो है थे काजी और मुफ्ती, ये इनके मदद से चलाया जाता था, ठीक है। तो लेकिन किसके अंदर में ये चलता था? ये चलता था कलेक्टर के अंदर, यानी डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर होता था उनके अंदर। मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वो क्षमता में थे, वो अपना काम कभी ढील नहीं देते थे, ठीक है, वो अपना काम चलाते थे बखूबी। लेकिन अपने काम चलाने के लिए, क्योंकि लोकल लैंग्वेज जानते नहीं थे, तो और लोकल लैंग्वेज में जो लोकल लॉ क्या है ये भी नहीं जानते थे, तो लोकल लॉ जानने के लिए उन्होंने मदद लिया, स्पेशली ये इन लोगों का मदद लिया, ठीक है। तो इन लोगों का मदद लेकर वो अपना काम चलाते थे। नेक्स्ट, मेकिंग ऑफ लॉ। अब धीरे धीरे लॉ कैसे बना रहे? ए मेजर प्रॉब्लम वाज दैट ब्राह्मण पंडित्स गेव डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ लोकल लॉ बेस्ड ऑन डिफरेंट स्कूल्स ऑफ द धर्मशास्त्र। स्पेशली उस टाइम में एक प्रॉब्लम आ गई कि उस टाइम में जो ब्राह्मण पंडित थे ना, वो धर्मशास्त्र का अलग अलग एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, अलग अलग जगह में अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, और ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेनेशन हो रहे थे ब्राह्मण की तरफ। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। अब जैसे समाज में हम लोग जानते हैं 4 वर्ण है, ऊपर से बहुत सारे जाति है, तो उसमें स्पेशली ब्राह्मण लोग अपने फायदे देखते थे, शूद्र क्षत्रिय वैश्य इन सब का फायदा नहीं देखते थे। तो शूद्र के लिए जो एक ही अपराध, जो शूद्र लोगों को जो पनिशमेंट मिलता था, ब्राह्मण को वो पनिशमेंट नहीं मिलता, ब्राह्मणों को कम मिलता था। तो ब्रिटिश लोगों के ये समझ में नहीं आया। ब्रिटिश लोग ने, उनके दृष्टि में ब्राह्मण जो है, शूद्र जो वही है, मतलब दोनों एक ही लेवल में है। लेकिन यहाँ पर समाज में होता है कि ब्राह्मण ऊपर में आता है, शूद्र कम नीचे आते थे, और ब्राह्मण का मदद लेकर उसी लॉ को समझने में ब्रिटिश को भी बहुत सारे प्रॉब्लम होता था। ये तो एक प्रॉब्लम हो गया। दूसरी बात है कि अलग अलग जगह में ब्राह्मण अलग अलग तरीके से वो लॉ को इंटरप्रेट करते थे, तो इसमें भी ब्रिटिश को बहुत सारे प्रॉब्लम होते थे। तो उसमें उन्होंने क्या किया, टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मली इन 1775 11 पंडित्स वर आस्क्ड टू कंपाइल ए डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉस। तो 1775 में, जो उस टाइम में वारेन हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड चला था, तो 11 पंडित अलग अलग जगह से लिया गया और उनके मदद से उन सबको एक किया गया और फाइनली एक हिंदू लॉस का एक किताब बनाया गया, ठीक है। NB Halhed ट्रांसलेटेड द डाइजेस्ट इनटू इंग्लिश। बाद में उस डाइजेस्ट को, मतलब वो जो अनुवाद किया गया था ना, मतलब बाद में जाकर वो जो बनाया गया था टोटल एक यूनिफॉर्म, उसको बाद में ट्रांसलेट किया गया था, अनुवाद किया गया था इंग्लिश में, वो हेलहेड साहब ने किया था। By 1778, a code of Muslim laws was also compiled for the benefits of European judges. बाद में जाकर जैसे हिंदू का भी हुआ था, उसी तरह से मुस्लिम लोगों के लिए भी लॉ को यूनिफॉर्म किया गया, और उनके लिए भी एक मतलब सभी लॉ को एक साथ करके एक सेंट्रली लॉ बनाया गया, और उसको भी इंग्लिश में बनाया गया था, ठीक है, ताकि यूरोपियन जो जजेस यहाँ पर आ रहे हैं उनका मदद हो। अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ए न्यू सुप्रीम कोर्ट वॉज स्टैब्लिश। तो 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आए थे, उस रेगुलेटिंग एक्ट की वजह से एक नया सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। पहले ही बताया था 1773 में जो एक्ट आए थे, इस एक्ट का मेन जो पर्पस था ना, पहले इस एक्ट में के जरिए बंगाल का जो गवर्नर था उसको एबलिश करके उस बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। और दूसरी जो है, इस एक्ट के वजह से सुप्रीम कोर्ट भी फाउंड हुआ था। पहले सुप्रीम कोर्ट फाउंड हुआ था कलकत्ता में, ठीक है। इस अभी सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे? न्यू दिल्ली में, लेकिन तभी फाउंड हुआ था सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में, was established while a court was a court of appeal। तो अब सुप्रीम कोर्ट बन गया, सुप्रीम कोर्ट में न्याय देते थे, लेकिन एक अपील का एक कोर्ट चाहिए था, मतलब जहां पर तुम अपील कर सको। तुम्हारे केस में तुम्हें गिल्टी साबित किया गया, लेकिन तुम उसके खिलाफ अपील करना चाहते हो, तो तुम्हें एक अपील भी कोर्ट बनाना चाहते थे। तो ये सदर निजामत अदालत, तो उनके लिए एक सदर निजामत अदालत भी बनाया गया, और ये कहाँ बनाया गया? ये कलकत्ता में भी बनाया गया, ठीक है। तो इसी तरह से लॉ सिस्टम बनाया गया, इसी तरह से। अब बात है कि आज के दिन के हिसाब से अगर देखो, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेन 3 भाग है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, दूसरा बात है कि जुडिशियरी सिस्टम, और तीसरा है कि मतलब एक एग्जीक्यूटिव सिस्टम, दूसरा जुडिशियरी सिस्टम, और तीसरा है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। तो जुडिशियरी सिस्टम को लेकर मैंने डिस्कस कर लिया यहाँ पर। एग्जीक्यूटिव सिस्टम जो मेनली वहाँ पर जो गवर्नर जनरल थे और उनके जो अंडर में जो अथॉरिटी काम करते थे, उनके बारे में यहाँ पर हो गया। और तीसरा जो बाकी है, वो बाकी यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम थे कि नहीं थे, वो सिर्फ चीज देखते हैं। तो पावर सेंटर्स, द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वाज द कलेक्टर।
तो वहां उस टाइम में डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो हेड थे ना, उसका नाम था कलेक्टर, यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोला जाता है, उसके पास ही सभी पावर फंक्शन थे। एज द लिटिल सजेस्ट, his main job was to collect revenue and tax and maintain law and order in his district with the help of judges, police officers and darogas। तो उनका मेन काम क्या होता था, उनका लोगों से मतलब उनका मेन काम होता था दूसरे के सजेशन के ऊपर बेस करके उनका अपना काम खत्म करना। अपना काम क्या था, रेवेन्यू कलेक्ट करना, मतलब टैक्स कलेक्ट करना, रेवेन्यू और टैक्स मतलब जमीन से जो शुल्क मिलता था या सामान से जो शुल्क मिलता था, ये सब कलेक्ट करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, और सबसे बड़ी बात ये लॉ ऑर्डर को किसके वजह से मेंटेन करना, ये सब चीज ये करना है उनको जजेस, पुलिस और दारोगास के हेल्प लेकर ये सब करना है। हिज ऑफिस द कलेक्टोरेट, तो उनका ऑफिस का नाम था क्या था, कलेक्टोरेट। बिकम द न्यू सेंटर ऑफ पावर, अब धीरे धीरे करके ये पावर का सेंटर बनना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये इसमें सभी काम मेंटेन हो रहा है तो ऑब्वियसली ये पावर का सेंटर बनेगा। एंड पैट्रोनेज दैट स्टेडीली रिप्लेस प्रीवियस होल्डर्स ऑफ अथॉरिटी, और इसके वजह से क्या हुआ, इसके वजह से पिछले जो मतलब जिसके हाथ में पावर सेंटर था ना, वो धीरे धीरे करके अब इसके हाथ में ट्रांसफर होना स्टार्ट है, मतलब अब से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट लेवल में लॉ एंड ऑर्डर के सुप्रीम लेवल में आ चुके थे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। अब कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी देखा कि हमने यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बना चुके हैं, अब एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम तो बना चुके हैं, यहाँ पर हम लोग टेरिटरी एक्सपेंड कर रहे हैं, लेकिन इस टेरिटरी को तो रक्षा करना चाहिए, तो उनके लिए चाहिए एक आर्मी, और एक आर्मी जो आर्मी मतलब देखा जाए कि अपना खुद हो, और इस आर्मी के वजह से हम लोग इस टेरिटरी को मेंटेन कर सके, दूसरे से खिलाफ लड़ सके, तो इसलिए कंपनी आप मिलिट्री पावर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट कर दिया। देखते हैं इसके बारे में। Colonial rule in India brought in some new ideas of administration and reform, but its power rested on its military strength। तो कॉलोनियल रूल जो औपनिवेशिक जो शासन चल रहा था उसमें बहुत सारे नया नया आइडिया आए जो प्रशासनिक काम में यूज हुआ, संस्कार करने के टाइम काम में भी यूज हुआ, बट सबसे ज्यादा जिस चीज का जरूरत था वो था मिलिट्री स्ट्रेंथ, यानी सामरिक क्षेत्र में वहां पर अपना ताकत दिखाना, वहां पर अपना पावर को स्थापन करना। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो तरीका अपना, एक ट्रेडिशनल आर्मी, दूसरा प्रोफेशनल सोल्जर्स। तो दोनों के बारे में धीरे धीरे करके डिस्कस करते हैं। ट्रेडिशनल आर्मी, द मुगल आर्मी वाज मेनली कंपोज्ड ऑफ कैवलरी। तो ट्रेडिशनल चीज जो पहले से चल रहा है उस चीज को उन्होंने फॉलो किया। जैसे मुगल सिस्टम, ब्रिटिश के यहाँ आने से पहले मुगल सिस्टम चला था इंडिया में, तो मुगल सिस्टम को उन्होंने फॉलो करने का कोशिश किया। अब मुगल सिस्टम में जो मेनली था कैवलरी, यानी कैवलरी मतलब जो सवार, मतलब यहाँ पर ब्रैकेट में एक्सप्लेनेशन दिया है, सवार्स ट्रेन सोल्जर्स ऑन हॉर्स बैक, यानी घोड़े के पीठे मतलब उसके ऊपर बैठकर जो सवारी करते थे, तो ये कैवलरी आ गया, मतलब घोड़सवार लोग, ठीक है। एंड इन्फेंट्री दैट इज पैदल, यानी फुट सोल्जर्स, और इन्फेंट्री लोग क्या थे, जो पैदल अटैक करते थे, यानी पैदल जो युद्ध करते थे, तो उनके बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है। तो ये मुगल सोल्जर में सबसे ज्यादा ये पाए जाते थे। दे वर गिवन ट्रेनिंग इन आर्चरी। अब इनको क्या किया जाता है, इनको ट्रेनिंग दिया जाता है आर्चरी का, मतलब तीरंदाजी का ट्रेनिंग दिया जाता है। एंड द यूज ऑफ द सॉर्ड, और सॉर्ड मतलब जो भाला है, मतलब तलवारी है, तलवारी का उनका यूज के बारे में यहाँ पर बोला जाता था, मतलब सिखाया जाता था। The cavalry dominated the army and the Mughal state did not feel the need to have a large professionally trained infantry। तो कैवलरी क्या करते थे, कैवलरी हमेशा ये आर्मी में डोमिनेट करते थे, मतलब जो घोड़सवारी लोग होते यही डोमिनेट करते हमेशा। तो इसलिए क्या करते हैं, मुगल स्टेट कभी भी ये नहीं सोचा था कि हमें एक प्रोफेशनल सोल्जर चाहिए, स्पेशली इन्फेंट्री लेवल में, मतलब जो पैदल जो युद्ध करते हैं उनके लेवल में कभी भी हमें प्रोफेशनल ट्रेनिंग चाहिए। तो उन्होंने इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचा नहीं है। अब बात है कि द रूरल एरियाज हैड ए लार्ज नंबर ऑफ आर्म प्रेजेंट्स, और गांव के क्षेत्र में क्या होता था, जो वहां पर क्या होता है कि बहुत सारे नंबर में, मतलब बहुत सारी तादाद में क्या था वहां पर आर्म पीजेंट्स, मतलब वहां पर खेतीबाड़ी करने वाले जो पीजेंट लोग थे ना, वही करते थे कि वेपन को हाथ में ले लेते थे। एंड द लोकल जमींदार्स ऑफन सप्लाइड द मुगल्स विथ पैदल सोल्जर्स, और लोकल जमींदारी वहां से क्या करते थे कि पैदल सोल्जर को सप्लाई देते थे। पैदल सोल्जर जो होता है वो इन्फेंट्री लेवल में काम करते थे। बात है कि ये सब का जो ओरिजिनल काम कभी भी ना युद्ध करना नहीं होता था, मतलब ये प्रोफेशनल सोल्जर नहीं थे,
ये सभी लोग थे कि खेतीबाड़ी करने वाले लोग जब बाहर के कोई कंट्री से या कोई अटैक किया तो उसके अपने जरूरत के हिसाब से ये अपना आर्म को हाथ में ले लिया, ठीक है। तो उन्होंने उस टाइम में उन्होंने पीजेंट्री काम छोड़कर उन्होंने वेपन्स हाथ में लेकर वो सोल्जर का काम करना स्टार्ट कर दिया था। ये प्रोफेशनल लेवल में नहीं थे, लेकिन अब से धीरे धीरे करके प्रोफेशनल लेवल में री ट्रेनिंग होना स्टार्ट कर दिया। प्रोफेशनल सोल्जर्स, ए चेंज ऑकर्ड इन द 18th सेंचुरी। अब 18th सेंचुरी में धीरे धीरे करके चेंज आ रहे थे। व्हेन मुगल सक्सेसर स्टेट्स लाइक अवध एंड बेनारस स्टार्टेड रिक्रूटिंग पीजेंट्स। उस टाइम में मुगल के जो उत्तराधिकारी थे, ठीक है, मतलब उसके जो सक्सेसर थे जैसे अवध, बेनारस, यहाँ एक क्या कर रहे थे, वहां पर अपने पीजेंट को वो रिक्रूट कर रहे थे आर्मी में, into their armies and training them as a professional soldier। तो वो अपने सोल्जर को ट्रेनिंग कर रहे थे एज ए प्रोफेशनल सोल्जर, मतलब तुम सिर्फ अब बैटल ही करोगे और दूसरे कोई काम नहीं करोगे। तो स्पेशली वो इस चीज के ऊपर ध्यान देते हैं, वहां के जो पीजेंट को वो उठाकर अब प्रोफेशनल सोल्जर बनाए थे। द ईस्ट इंडिया कंपनी एडॉप्टेड द सेम मेथड। अब ईस्ट इंडिया कंपनी भी उसी मेथड को अप्लाई किया। When it began recruitment for its own army, वो तो अपना आर्मी भी बनाना यहाँ से स्टार्ट कर दिया, तो अपने आर्मी बना के टाइम उसी मेथड को अप्लाई किया। Which came to be known as the सिपाही आर्मी। तो बाद में जाकर इसका नाम क्या हुआ, सिपाही आर्मी। फ्रॉम द इंडियन वर्ड सिपाही। आप इंडिया में इंडियन लैंग्वेज में इसे क्या बोला था, सिपाही को, इंग्लिश में जैसे सिपाही, SCPOI सिपाही बोलते ना, इंडियन लैंग्वेज में इसे सिपाही बोलते थे, ठीक है, जिसका मतलब है सोल्जर, मतलब सैनिक, ठीक है। इसी तरह से प्रोफेशनल सोल्जर भी बने थे। अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में, ए सवार ऑफ बंगाल इन द सर्विस ऑफ द कंपनी। तो बंगाल के उस टाइम में एक सवार के फोटो यहाँ पर दिया जा रहा है, द सर्विस ऑफ कंपनी, जो कंपनी के सर्विस में है। आफ्टर द बैटल्स ऑफ मराठास, जो मराठास के बैटल के बाद, एंड द माइसोर रूलर्स, तो माइसोर, मराठा और माइसोर रूलर के बीच साथ जो बैटल हुआ था उसके बाद का ये फोटो है। द कंपनी रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटनिंग इट्स कैवलरी फोर्स। तो कंपनी उस टाइम से उन्होंने बहुत ही ज्यादा कैवलरी फोर्स का इंपॉर्टेंस उन्होंने सोचना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। ऑब्वियसली मुगल रूलर का जो ट्रेडिशन ये मराठा और माइसोर ये सभी फॉलो करते थे, ठीक है। तो कंपनी जब इनके बीच में, इनके विरुद्ध उन्होंने लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया था, तो उनको भी ये सोचने आया था कि हमें भी कैवलरी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि घोड़ा हो तो घोड़ा क्या था कि तेजी से अटैक करते, तो तेजी से घोड़े के साथ वो उसके ऊपर बैठकर हाथ में स्वॉर्ड लेकर अटैक करो, जो जैसे यहाँ पर फोटो में डाला है, तो ये तेजी से अटैक करने का एक लक्षण है। तो इसमें जो बैटल जीतने का भी बहुत सारे चांस होता था, ठीक है। इन्फेंट्री से तो कैवलरी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, तो ये चीज़ होता है। आप बात है नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। एस वारफेयर टेक्नोलॉजी चेंज फ्रॉम द 1820s। अब 1820 के जो डिकेड है ना, उस टाइम से युद्ध करने का जो टेक्नोलॉजी था ये धीरे धीरे करके चेंज आ रहे थे। द कैवलरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनीज आर्मी डिक्लाइंड। तब कैवलरी में क्या हुआ था, इनका जो जरूरत था, कंपनीज आर्मी डिक्लाइंड, तो कैवलरी का जो जरूरत कंपनीज के आर्मी में वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इससे पहले कैवलरी का जरूरत बहुत ज्यादा था, लेकिन अब धीरे धीरे कैवलरी का जरूरत खत्म हो रहा था, ठीक है। तो उसके वजह से क्या हुआ, दिस इज बिकॉज द ब्रिटिश एम्पायर वाज फाइटिंग इन बर्मा, अफगानिस्तान एंड इजिप्ट, वेयर सोल्जर्स were armed with muskets and matchlocks। तो क्योंकि ब्रिटिश लोग जब बर्मा के खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ और इजिप्ट के खिलाफ वो लोग लड़ रहे थे ना, तो उस टाइम में उन्होंने देखा कि वहां के सोल्जर लोग स्पेशली वो मस्केट्स एंड मैचलॉक यूज कर रहे हैं। क्या चीज है, मतलब गोला बारूद यूज कर रहे हैं, मतलब स्पेशली जो बंदूक होता है ना, मस्केट्स मतलब बंदूक, और उसके साथ मैचलॉक्स जो बारूद है, ये सब चीज यूज कर रहे हैं। तो ये सब चीज यूज करके वो युद्ध कर रहे हैं। तो उसके साथ साथ तुम कैवलरी से युद्ध करके क्या करोगे, क्योंकि बंदूक से बंदूक से जीतने का आसानी हो जाता है। तो उसमें ब्रिटिश को ये रियलाइजेशन आए, स्पेशली ईस्ट इंडिया कंपनी को। द सोल्जर ऑफ द कंपनीज आर्मी हैड टू कीप पेस विथ चेंजिंग मिलिटरी रिक्वायरमेंट्स एंड इट्स इन्फेंट्री रेजिमेंट्स नाउ बिकम मोर इंपॉर्टेंट। अब धीरे धीरे करके क्या हुआ, कंपनी उन्होंने क्या किया, कंपनी आर्मी हैड टू कीप पेस विथ चेंजिंग मिलिटरी रिक्वायरमेंट्स। अब मिलिटरी रिक्वायरमेंट मतलब जमाने के साथ साथ जैसे मिलिटरी के रिक्वायरमेंट भी चेंज होने लगे, और उसके हिसाब से जैसे रिक्वायरमेंट चेंज हुआ, उन्होंने क्या किया, कैवलरी से अब इन्फेंट्री के ऊपर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे करके इन्फेंट्री ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट होने लगे, क्योंकि इन्फेंट्री में ही वो क्या होते, इन्फेंट्री लेवल में वो जो पैदल सैनिक थे उनके हाथ में बंदूक दे देते, तो वो आसानी से वहां पर बंदूक और जो टोटा होता है, टोटा मतलब जिसके अंदर बारूद भरा होता है, इससे लेकर वो आसानी से लड़ाई कर सकते थे। तो इसलिए पैदल सैनिक का जो इंपॉर्टेंस भी और ज्यादा बढ़ गए थे। उसके बाद इन द अर्ली 19th सेंचुरी द ब्रिटिश बिगैन टू डेवलप ए यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर। तो 19th सेंचुरी के पहले क्या करते थे वो ब्रिटिश, वहां पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मिलिट्री कल्चर
उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया। सोल्जर वर इंक्रीजिंगली सब्जेक्टेड टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग। अब सोल्जर को क्या किया जाता था कि यूरोपियन स्टाइल में उनको ट्रेनिंग किया जाता था, उनको ड्रिल एंड डिसिप्लिन दैट रेगुलेटेड देयर लाइफ फॉर मोर देन बिफोर। तो उनको यूरोपियन कल्चर के अकॉर्डिंग उनको ट्रेनिंग किया जाता था, उनको सिखाया जाता था ताकि वो अपने आप को यूरोपियन कल्चर के जैसे वो लोग युद्ध कर रहे हैं उसी तरह से वो अपने बैटल करने में एक्सपर्ट हो जाए। ठीक है। ऑफन दिस क्रिएटेड प्रॉब्लम्स सिंस कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग्स वर इग्नोर्ड इन बिल्डिंग ए फोर्स ऑफ प्रोफेशनल सोल्जर्स। अब इस दौरान सबसे ज्यादा जिस चीज पे महत्वपूर्ण दिया गया था कि कास्ट और कम्युनिटी जो सोल्जर के अंदर भी थे, इस चीज को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड किया गया था। ठीक है। इससे पहले क्या किया था, स्पेशली 1857 के बैटल के दौरान भी ये चीज सबसे ज्यादा पाए गए थे कि ये सोल्जर के अंदर ये कास्ट कम्युनिटी सबसे ज्यादा पाए जा रहे थे। जैसे 1857 के बैटल के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होते हैं कि वहाँ के जो सोल्जर थे, सोल्जर को जो जिस चीज को लेकर वहाँ पर र्यूमर फैला था कि जो टोटा, मतलब जो बंदूक में जो टोटा यूज किया या कारतूस यूज किया जाएगा, उस कारतूस में गाय और सुअर का चर्बी में वहाँ पर मिलावट किया गया है। ठीक है। अब ये धर्म को वहाँ उसको यूज करने से धर्मनाश होने का भी संभावना था। जैसे मुस्लिम को वो शुअर के यूज नहीं कर सकते थे और हिंदू जो गाय को यूज नहीं कर सकते थे, तो क्योंकि उसको दांत से फाड़ना पड़ता था उस जो कारतूस का, तो इसमें वो लोग सोचते थे कि आप दूसरे धर्म का अगर जो चीज को अगर यूज करें तो हमारे धर्म में जो पवित्र है, तो दूसरे धर्म की चीज अगर यूज करें तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा धर्म नाश हो जाएगा। तो ये चीज आ जाता था। ठीक है। तो बाद में जाकर ब्रिटिश 1857 के रिवोल्ट के बाद उन्होंने इस चीज के ऊपर गौर किया। उन्होंने क्या किया, अपने जो आर्मी थे ना, उस आर्मी से पूरे इस सिस्टम को छांट दिया। मतलब आप आर्मी में पहले जो पिजन आर्मी में रिक्रूटमेंट होते थे वो स्पेशली ब्राह्मण क्षत्रिय के सब अंदर से रिक्रूटमेंट होते थे, क्योंकि इनके हाथ में क्या होता था कि ये खाने पीने वाले लोग होते थे, इनके हाथ में ताकत होता था, तो इनको रिक्रूटमेंट करते थे। लेकिन बाद में ब्रिटिश को ये समझ में आया कि इनको रिक्रूटमेंट करने से ये सब झमेला आ सकता है, तो उन्होंने इनको हटा दिया और उन्होंने स्पेशली फोकस किया जो पिछड़ा हुआ जो लोग हैं ना उसके ऊपर, स्पेशली जो थे पठान लोग या गोरखा लोग, ये सब चीज इन सब जाति के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया और इनको वो ज्यादा से ज्यादा रिक्रूट करना स्टार्ट कर दिया आर्मी के अंदर। अब इनको प्रोफेशनल सोल्जर के तरीके से इनको ट्रीट किया जाता था। ठीक है। और सोल्जर को सिस्टम को मतलब उनका ट्रेनिंग के दौरान उनको इसी तरह से बांटा जाता था ताकि वो कभी भी यूनिफाई ना हो सके। लास्ट कंक्लूजन, द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड एज ए ट्रेडिंग कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले क्या किया, उन्होंने एज ए ट्रेडिंग कंपनी अपना जर्नी स्टार्ट किया। टू फर्दर इट्स ट्रेडिंग इंटरेस्ट द कंपनी स्टार्टेड टू इंटरफेयर इन लोकल पॉलिटिक्स एंड लेटर और टू कंट्रोल ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो धीरे धीरे करके उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने ट्रेडिंग इंटरेस्ट के वजह से, मतलब ट्रेडिंग इंटरेस्ट की वजह से, मतलब उनका ट्रेडिंग पर्पस में बहुत सारे रिक्वायरमेंट आए थे, तो उन्होंने अपनी इंटरेस्ट की वजह से उन्होंने ट्रेडिंग पर्पस में चेंज किया। अब धीरे धीरे के यहाँ पर लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है ना उसके ऊपर अपना कंट्रोल बनाना स्टार्ट किया। ठीक है। ताकि उनके ट्रेडिंग में आसानी हो। Ultimately, through various social, political, and administrative changes, the company took full control over 63% of Indian territory and 78% of the population. तो उन्होंने क्या किया, अब धीरे धीरे इंडिया में बहुत सारे चेंज लेकर आ रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में। जैसे जैसे इंडिया में कंट्रोल किया तो उन्होंने मतलब अपना टेरिटोरी एक्सपेंड किया, तो इसी तरह से धीरे धीरे करके इंडिया के टेरिटोरी स्थापन करते करते इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन में सिस्टम में चेंज आ रहे थे, इंडिया के जुडिशरी सिस्टम में चेंज आ रहे थे। ऐसे करके देखा जाए इंडिया में धीरे धीरे करके सोशल, पॉलिटिकल और ये सब सिस्टम में चीज में चेंज आ रहे थे। लोग अब इसके द्वारा धीरे धीरे करके वो अपने प्रभावित हो रहे थे। ठीक है। तो देखा जाए धीरे धीरे इंडिया के 63% जो इंडिया का टेरिटोरी है ना, इस सब के ऊपर ब्रिटिश का कंट्रोल आ गया था और 78% जो पॉपुलेशन थे इंडिया के उस टाइम के हिसाब से उसके ऊपर भी ब्रिटिश का कंट्रोल आ गया था। रिमेनिंग पार्ट वाज अंडर इनडायरेक्टली कंट्रोल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये था डायरेक्टली कंट्रोल, और बाकी जो पार्ट है ना, बाकी पार्ट के ऊपर ब्रिटिश का एक इनडायरेक्ट कंट्रोल था। इससे पहले मैंने बताया सब्सिडियरी अलायंस के बारे में मैंने बताया था। तो इस तरह से ब्रिटिश का एक इनडायरेक्ट कंट्रोल था बाकी एरिया के ऊपर। तो धीरे धीरे करके ब्रिटिश लोग यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ का सुप्रीम ऑर्डर बन गए थे, वो यहाँ का सभी मतलब पूरे टेरिटोरी उसके नाम से चल रहा था। तो ये इस चैप्टर का मूल एक्सप्लेनेशन है। तो आशा करता हूँ कि चैप्टर तुम लोगों को ठीक से समझ में आया। अगर समझ में ना आया तो बोलना कि कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, किसी चीज़ पर प्रॉब्लम हो रहा है। तो
इस बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को लेकर वीडियो बनाएंगे, जो आवर पास 3 का जो थर्ड चैप्टर है, उसमें हम लोग थर्ड चैप्टर को लेकर वहाँ पर रूलिंग द कंट्री साइड, उस चैप्टर को लेकर हम लोग स्पेशली वीडियो बनाएंगे। यहाँ पर इस वीडियो के द्वारा ये जो सेकेंड चैप्टर है ना, ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।